चलो, नमस्कार सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट सितंबर 2026 मैथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, संख्या और उसके प्रकार। आपका 2 दिन हो चुका जिसमें से आपके बहुत सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। हम लोग को आज क्या डिस्कस करना है? आज हम लोग को डिस्कस करना है उसके क्वेश्चंस, जितने टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है या परिमेय नहीं है? कौन सी संख्या इसमें से परिमेय नहीं है? परिमेय के लिए हमने कुछ कंडीशंस बता रखी थी आपको। जो जो लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा उनको पता होगा। परिमेय होने के लिए पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? परिमेय होने के लिए पहली कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो क्या हो, विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। आई थिंक यही था। अगर ये नहीं था तो ये भी आपके परिमेय होने का हिस्सा है। या फिर विभाजित होने का आधार यहाँ पे कोई संख्या या तो प्राकृतिक हो जाए, क्या हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो और पूर्णांक हो। इन तीनों में से कोई संख्या अगर होती है तो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब इसमें से देखो कौन सी, ये डी वाली संख्या क्या है? पूर्णांक है, तो मतलब ये वाला तो ऑप्शन कट गया। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से अब आपके पास दूसरा हमने बताया था, दशमलव के बाद पूर्ण विभाजित हो जाए। दशमलव के बाद विभाजित हो जाए, बाद विभाजित, यही तो पढ़ा था। दशमलव के बाद अगर विभाजित हो जाए तो दशमलव के बाद कहीं जाके जैसे 1.2367 टाइप का ऐसा कुछ नंबर हो जाए, मतलब पहला वाला ही ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है। थर्ड रूल हमारा क्या था? अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हो जाए? आवृत्ति हो जाए। यही तो सीखा था कि आवृत्ति हो जाए। आवृत्ति होने की कंडीशन में क्या है? अब 7/9 को चेक कर लेते हैं। 7 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 से भाग दे दो, दशमलव लगाया, 70 बना, 963 हो गया। फिर से 7 बचेगा, फिर से 0 लगा, फिर से 7, फिर से 7, फिर से 7, इसी तरह 7 आता जाएगा। मतलब आपका बी वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। बी वाला ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड। पहले नियम से कौन चला गया? आपका डी वाला चला गया। दूसरे दूसरे रूल से दशमलव के बाद विभाजित हो जाए, उससे कौन चला गया भैया? पहला वाला ऑप्शन चला गया। और तीसरे वाले रूल से कौन चला गया? आपका बी वाला। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? आपके पास ऑप्शन बचता है सी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बातें? समझ में आ रही चीजें? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डन। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखो। भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन आते ही हैं। यदि a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू √8, तो a प्लस बी क्या होगा? a इज इक्वल टू क्या दिया गया है? √2। ठीक है। और b इज इक्वल टू हमको दे दिया क्या? √8। √8। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि आपको बताना है कि a प्लस बी क्या होगा। a प्लस बी क्या होगा? बताओ भाई, a प्लस बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दो, √8 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अगर देखा जाए इनका वर्गमूल के हिसाब से काम किया जाए तो एक जोड़ा तो बन जाएगा। जो जोड़ा बनता है वो बाहर लिख दिया जाता है, जिसका नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर में लिख दिया जाता है। मतलब a की वैल्यू ऑलरेडी √2 है। √2 का मतलब 1√2 हुआ, प्लस 2√2 हो गया। ये 2 और 1 मिल के क्या हो जाएंगे? 3 बन जाएंगे। को ऐसे लिख देंगे तो क्या बन गया? 3√2। क्या हो गया?
3/√2 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है बातें? समझ में आ रही सबको प्रॉपरली? डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पढ़ो भैया ध्यान से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ बनाया था। प्राकृतिक संख्या किसके अंडर में आ जाती है? पूर्ण के अंदर में। पूर्ण संख्या किसके अंडर में आ जाती है? पूर्णांक के अंडर में। पूर्णांक किसके अंडर में आ जाता है? पूर्णांक किसके अंदर में आ जाता है? परिमेय के। इतना तक हम बात करते हैं, इसके आगे इतने में हमारा क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा। नहीं, वास्तविक संख्या तक भी है, तो चलो हम आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो अब परिमेय संख्या किसके अंदर में आ जाती है? वास्तविक संख्या के। किसके अंदर में? वास्तविक संख्या में। ठीक है। वास्तविक संख्या के अंदर में साथ में कौन भी आता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों आते हैं। देखना भाई, हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी ज्यादा गंदी है, तो ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समझाने का प्रयास हम बराबर करते रहेंगे, आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, बातें बहुत अच्छे से बखूबी ठीक से समझ में आए। चलिए, पहला सवाल, पहला ऑप्शन है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के पास शून्य भी होता है, जो कि प्राकृतिक संख्या के पास नहीं होता है। मतलब पहला वाला तो डिस्कार्ड हो गया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि जीरो के अलावा 1 2 3 जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सब कौन पूर्ण संख्या अपने अंदर में रखता है? प्राकृतिक संख्या वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे तो हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे समझना चाहो तो समझ सकते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। भैया प्रत्येक परिमेय संख्या यहाँ है, और ये सब क्या होंगी? पूर्ण संख्या। यहाँ आएगी, सभी संख्या आ सकती है? अरे नहीं आ सकती। P अपान क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन दशमलव तो यहाँ होता ही नहीं है कि नहीं? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। अरे काहे नहीं होती? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना ही है। वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना ही है। तो ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती? हो सकती है, होगी भी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है? अपरिमेय है। चलो भाई बताओ, कौन सी संख्या अपरिमेय है? नियम याद है? सबसे पहले सवाल पे मैंने बताया था कि या तो क्या हो? पूर्ण संख्या हो, या पूर्णांक हो, या प्राकृतिक हो, या प्राकृतिक हो। ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या बताया? दशमलव के बाद इस तरह से कुछ विभाजित हो जाए किसी अंक पे जाके। तीसरी शर्त हमने बताया कि दशमलव के बाद क्या हो? किसी की आवृत्ति हो जाए, या किसी अंक समूह की आवृत्ति हो जाए। किसी अंक समूह की आवृत्ति हो जाए। ठीक है, 235 अंक समूह की आवृत्ति हो जाए। चौथी कंडीशन हमने बताया था कि अंडर रूट या क्यूब रूट, मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की कंडीशन। ठीक है, 3-4 कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई पूर्ण पूर्णांक या प्राकृतिक है? ऐसा कोई नहीं दिखा हमको। ठीक है, अब ध्यान दो, कोई ऐसा है जो दशमलव के बाद पूर्णतः खत्म हो रहा है? तो अब चांस तो इसी को चेक करने का है। तो मतलब क्या करना है? 5 को 8 से भाग दे देना है। दशमलव लगाया, जीरो लगाया, 8 छंग 48, कितना? 2, 20 बना। 8 दूनी 16, 4 बच गया, 0, 8 पंचे 40। ये हो गया खत्म भाई। दशमलव के तीसरे अंक पे जाते जाते विभाजित हो गया। मतलब ये तो अपरिमेय नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरे नियम
से के हिसाब से अगर हम बात करें 0.777 लगातार रिपीटिंग है, ये अंकों का समूह रिपीटिंग है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? सी ऑप्शन बचा। मतलब पाई जो है यह आपकी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है 22/7, जो अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है, ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती भैया? परिमेय संख्या होती है। क्लियर बातें? समझ में आ रही चीजें? डन? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भाई? अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा सब? चले आगे बढ़े। व्हाट हैपन? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार, क्या बोला गया? दशमलव प्रसार अशांत, अशांत मतलब जो रुकने वाला नहीं है, लगातार आगे बढ़ता है, कुल मिला के इसका कहने का मतलब है विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, एवं अनावर्ती हो। अशांत हो, अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब एक प्रकार की संख्याएं वहां पे ना आ रही हो, अनावर्ती हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या होगी क्या होगी? मैंने पढ़ाया था आपको, 4 कंडीशन मैंने बताया था, और अपरिमेय में 2 शर्तें बताई थी। क्या हो? पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, इसका मतलब क्या हो? अशांत हो। कैसा हो? अशांत प्रसार हो उसका। और क्या बताया था? पूर्णता विभाजित ना हो, और आवृत्ति ना हो। क्या हो? आवृत्ति ना हो। आवृत्ति ना हो के सेंस ये है कि अंक और अंक के समूह दोनों को समझ के रखिएगा आप, क्योंकि बार बार रिपीट एंड रिपीट बोलने का कोई मतलब नहीं। आवृत्ति ना हो का मतलब इसका बोलते हैं अनावर्ती। इसको क्या बोलते हैं? अनावर्ती। तो मतलब ये दोनों शर्त कौन कौन फॉलो करता है? अपरिमेय फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? अपरिमेय फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? अपरिमेय फॉलो करता है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। देखो इस तरह से नॉर्मल छोटे छोटे सवाल इस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे। ये टोटल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपको थोड़ा सा जितना थ्योरी मैंने पढ़ाया उसको डिस्कस कर लेना, अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना, उसी से क्वेश्चन आएंगे, उससे उसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे अगले टॉपिक पे बढ़े। सॉरी अगले टॉपिक नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? बताओ भाई कौन सा युग्म इसमें सह अभाज्य है? बताइए कौन सा युग्म सह अभाज्य है? बताओ भाई। देखो सह अभाज्य का मतलब साथ में रह के अभाज्य होना। साथ में सह अभाज्य का मतलब बेसिकली इसको हमने पढ़ाया था को प्राइम। क्या पढ़ाया था? को प्राइम। और सह अभाज्य हिंदी से समझो कि साथ में हो लेकिन अभाज्य हो। और साथ में होने का, अभाज्य होने का सेंस क्या हुआ कि ये नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बस शर्त क्या थी इनके बीच में? अगर इनका फैक्टराइजिंग, इनका गुणनखंड किया जाए, इनका गुणनखंड किया जाए, तो इनके बीच में कॉमन उभयनिष्ठ जो हो सिर्फ 1 आना चाहिए। उभयनिष्ठ कौन आना चाहिए? सिर्फ 1 आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन को जो फॉलो करेगा वही क्या होगा? सह अभाज्य होगा। को प्राइम याद है? पढ़ाया था लास्ट लेक्चर, सेकेंड डे वाले लेक्चर का शायद सेकेंड या थर्ड टॉपिक था ये, को प्राइम ट्विन प्राइम। ठीक है, युग्म युग्म अभाज्य जिसको बोलते हैं, और सह अभाज्य जिनको बोलते हैं। ठीक है, यह सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो क्या हो, जिनमें कॉमन सिर्फ 1 मिल रहा हो। कॉमन क्या मिल रहा हो? सिर्फ 1 मिल रहा हो। अब देखो 12 और 18 में देखो दोनों 2 से विभाजित हैं, इसके पास कॉमन 1 के अलावा, 1 तो सबके पास होता है, बट इनके पास एक्स्ट्रा एक 2 आ गया, नहीं हुआ।
21 और 35 ये दोनों 7 से डिवाइड है, ठीक है, दोनों 7 से डिवाइड है, मतलब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 17 और 18, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, लगातार लगातार दो पूर्णांक, लगातार दो पूर्णांक हमेशा क्या होंगे, हमेशा सहअभाज्य होंगे, हमेशा सहअभाज्य होंगे। हमने बताया था वहां पे कि अगर कोई दो लगातार पूर्णांक लिखे गए हैं, जैसे 17 18 लिखा गया, यहाँ पे हम लिख दिए 15 16 लिख दिए ना, 19 20 लिख दिया गया, 21 22 लिख दिया गया, मतलब कोई भी अगर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस या कॉन्जिक्यूटिव लगातार दो नंबर आपके पास लिखे गए हैं और उनसे पूछा जाए कि यह सहअभाज्य है कि नहीं, तो बिना सोचे एकदम आंख बंद करके बिंदास आप बोल सकते हो यह संख्या सहअभाज्य है, यह संख्या क्या है, सहअभाज्य है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त, ना तो अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। अब बताओ भाई कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है और संयुक्त नहीं है। ठीक है, संयुक्त होने का सेंस क्या है, कहीं कहीं ना कहीं से जुड़ी हो, संयुक्त संख्या। अभाज्य ना तो अभाज्य और अभाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो जब अभाज्य भी नहीं है और संयुक्त संयुक्त भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है संयुक्त भी नहीं है, तो वह कौन सी संख्या होगी भाई। जीरो तो आपके भाज्यता की कंडीशन में आती है, लेकिन जीरो को अगर हम बात करें तो संयुक्त की कंडीशन में आ जाती है। बट वन एक ऐसी संख्या है, वन एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है ना ही संयुक्त है। अब इसमें कुछ समझाने जैसी चीज तो नहीं थी मेरे हिसाब से ना, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड मतलब डे फर्स्ट और सेकंड में जितनी भी थ्योरी थी इसके बारे में मैं बता चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर नाउ, डन, आगे बढ़े। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आप फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर के कुल गुणनखंड होंगे। अगर p आपकी अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर के कुल गुणनखंड कितने होंगे। ठीक, बताओ भाई, p एक अभाज्य संख्या है, चलो हम मान लेते कोई अभाज्य संख्या 3 है ना। अगर इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं कितना होगा, 9 होगा। ठीक, ठीक, तो 3 स्क्वायर का 9 हो गया। अगर मान लो हम 5 बनाते हैं तो इसका क्या बनेगा, 25 बनेगा। अभाज्य संख्या है कि नहीं, 5 एक अभाज्य संख्या है, उसका स्क्वायर कर दिया 25 आ गया। 25 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, एक हो सकता है, 5 हो सकता है और 25 हो सकता है। 7 का कर लो, 49 हो गया ना, 49 हो गया, तो एक हो गया, 7 हो गया, 49 हो गया। मतलब 9 है तो 9 का एक कर सकते, 3 कर सकते, 9 कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड में
1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। उसका गुणनखंड क्या होगा? अगर उसके गुणनखंड को हम गुणनखंड करना चाहे तो कौन आएगा? 1 3 9 आएगा, 1 7 49 आएगा, मतलब कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, थर्ड नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? चलो बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सभी लोग फटाफट कमेंट करो भाई, क्या जवाब आने वाला है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो फटाफट बताओ कितना आना है। बताओ भाई, फटाफट बताओ। कितने लोगों का ये जवाब, कितने लोग इसका जवाब मालूम है? सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, फटाफट। निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो भैया, शुरुआत कहाँ से होती है? किसी प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं और शून्य के लेफ्ट या राइट में जाएंगी पूर्णांक संख्याओं में, ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, धनात्मक ऋणात्मक की कोई बात नहीं की गई। जब धनात्मक ऋणात्मक की कोई बात नहीं की गई, मतलब हमारे पास पूर्णांक का कोई चांस नहीं छोड़ा गया कि पूर्णांक संख्या के बारे में हमसे बात नहीं कर रहा, बस हमको जवाब चाहिए। 0 आपकी अभाज्य संख्या है नहीं, 1 आपके अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आता नहीं, तो सबसे छोटा अभाज्य कौन होगा? 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य कौन होगा? 2 होगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी और अभाज्य संख्या है, और साथ में सब सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। सम और अभाज्य संख्या है, सम और अभाज्य संख्या है। इसके बाद अब आगे बढ़ोगे तो आप 3 5 7 11 13 17 19 23, लगभग आपको जो संख्याएं मिलेंगी वो सब क्या होंगे? विषम होंगे। लेकिन यह छोटी से छोटी संख्या अभाज्य है और सम भी है, अभाज्य है और सम भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, नमस्कार गुरुजी, नवीन जी नमस्कार, राज पांडे जी नमस्कार। भाई लगे रहो, सब मेहनत करते रहो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको बताना है इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है। कौन सा कथन आपका क्या है? असत्य है, बताना है आपको। कौन सा कथन असत्य है भाई? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होते हैं। ठीक है, बताओ भाई, फटाफट जवाब दो।
चलो भाई, थोड़ा सा कॉल आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, फटाफट जवाब दो भाई, इसका क्या जवाब होने वाला है। इस तरह का मैंने चार्ट पहले ही बना के समझाया इसके बारे में कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं और सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं। ये आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा इसमें सबसे सही है या सही है। तो सबसे पहला आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसके अंडर में आता है? होल नंबर के अंडर में। होल नंबर किसके अंदर में आता है? इंटीजर नंबर के अंदर में। इंटीजर नंबर किसके अंडर में आता है? रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर किसके अंदर में आता है? रेशनल क्यू होता है रियल नंबर में। और रियल नंबर में कौन कौन आता है? क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल। ये सारे के सारे उसमें आते हैं। अब इस चार्ट के हिसाब से देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। पूछा क्या गया है? असत्य है। कौन सा कथन हमारा यहाँ पे असत्य है? हमसे सही सवाल नहीं पूछा गया, असत्य पूछा गया। पहला वाला तो सत्य है ना, कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑब्वियस सी बातें होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। सभी पूर्णांक परिमेय के अंदर में आ रहे हैं, परिमेय के डिब्बे में कवर हो रहे हैं सब। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पूरा का पूरा क्यू आपके आर के अंडर में आ रहा है, मतलब सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर नाउ? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? डन। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बच रहा है? सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, भाई वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या रिटर्न कैसे आ सकते हो? क्योंकि वास्तविक संख्या में क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेंस यहाँ पे क्या है? आपका रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों प्रकार की संख्याएं उसके अंडर में आती हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं उसमें आती हैं। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो भाई कि आर जो है क्यू के अंडर में आएगा? नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह ऑप्शन गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आई बातें भाई? क्लियर? डन। आगे बढ़ जाएं। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंडर रूट 121 का मान है। अंडर रूट 121 का मान है। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्ग, वर्गमूल, घनमूल नहीं पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे ऐड कर दिया गया है हमको आइडिया नहीं है, बट ठीक है समझ लेते, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो हमको क्या करना है? इसको विभाजित कर लेना है। अब 121 किससे विभाजित होगा? 11 से विभाजित होगा। 11 ग्राम में 121, 11 एकम 11। और हमको वर्गमूल पूछा गया, तो हम जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़े से एक नंबर निकालते हैं, तो क्या बनेगा? 11। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। बट क्या है कि हम लोगों ने, या जो हम लोग सीरीज चल रही है, जो हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि ये चीजें अभी डिस्कस नहीं हुई हैं कि वर्गमूल, घनमूल का टॉपिक हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं किया है। तो उसके हिसाब से ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया यहाँ के लिए। बट ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है? बताओ भाई, कौन सी संख्या ऐसी है जो वास्तविक संख्या है ही नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो वास्तविक नहीं है? बताओ भाई, वास्तविक कौन सी संख्या नहीं हो सकती? देखो वास्तविक में क्या बोला गया था? परिमेय और प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं क्या हो मिल जाएं अगर ये, तो क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती है। कैसी संख्या बन जाती है? वास्तविक संख्या बन जाती है। अब बात आती है कि परिमेय कौन है? 5 तो पहले से परिमेय हो गया, तो वास्तविक संख्या हमसे पूछा है, वास्तविक संख्या नहीं है, कि वास्तविक संख्या हो गई, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो मतलब ये भी काम खत्म हो गया। अभी पाई के बारे में अभी हम जस्ट पीछे किसी क्वेश्चन में डिस्कस करके आ रहे हैं, आई थिंक
कहाँ पे था भाई, शायद यही है, ये रहा। पाई आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई अगर आपकी एक अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी है, तो यह भी आपका डिस्कार्ड हो गया। अब कौन बचा, अंडर रूट -4। अंडर रूट -4 हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। यही एक ऐसी संख्या है जो क्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या रहता है, वास्तविक, वास्तविक प्लस वास्तविक संख्या प्लस इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को मिला के a+ib के फॉर्म में जो संख्या बनाई जाती है वो हमारी क्या होती है, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अंडर रूट, किसी भी निगेटिव का अगर अंडर रूट निकाला जाएगा, किसी भी निगेटिव का अंडर रूट अगर निकाला जाएगा तो क्या आता है, इमेजिनरी आता है। क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है। दैट मीन्स सम्मिश्र संख्या आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है, उसमें इमेजिनरी इन्वॉल्व रहता है। क्लियर नाउ, डन। अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो, यदि P और Q सहअभाज्य, ध्यान दो, P और Q ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य हैं। कैसे अभाज्य हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम। शर्त क्या थी, इनका जीसीडी, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब ऐसी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर सके वह हमेशा 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो इंग्लिश ज्यादा हो गया, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप परेशान ना, हम दोनों चीजें एक साथ इसीलिए बोल रहे हैं, उसका हिंदी भी बताते चल रहे हैं और इंग्लिश भी बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन मतलब उसका बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या, उसकी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी और इसको भी, एक ही संख्या ऐसी हो जो P को और Q को दोनों को डिवाइड कर सके। कॉमन नंबर ऐसा हो जो P और Q दोनों को विभाजित कर सके, वह क्या मिलना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वह संख्या सहअभाज्य होती है। ऐसी सिचुएशन में संख्या क्या होती है, सहअभाज्य होती है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका HCF क्या होगा, उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक मतलब मासा। इसी को हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है भाई, महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। क्लियर नाउ। तो अब बताइए महत्तम समापवर्तक इसका क्या होगा, मासा क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, हमने बोला था लगातार संख्याएं 4 5 ले लिया। अगर मैंने दो लगातार संख्याएं ले लिया 4 5, तो 4 5 की कंडीशन क्या है कि दोनों लगातार हैं और सहभाज्य हैं। तो इन दोनों का कॉमन, इनका अगर हम मासा निकालने की कोशिश करें तो 5 को 4 से भाग दो, 4 एकम 4, एक बचा। इनका मासा कौन आ रहा है, एक आ रहा है। इनका जीसीडी भी कौन है, 1 है। तो दैट मीन्स सही जवाब कौन हो गया, बी वाला हो गया, सिंपल। अब जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो किसी को विभाजित करेगा। पी और क्यू क्यों नहीं हो सकते, अगर पी क्यू को विभाजित कर दिया, क्यू पी को विभाजित कर दिया, तो दोनों सह अभाज्य नहीं रह गए, दोनों सह अभाज्य नहीं रह गए, मतलब दोनों को प्राइम नहीं रह गए। जब दोनों को प्राइम नहीं रह गए, को प्राइम नहीं हुए, तो ऐसी कंडीशन में हमारा यही रूल बेकार हो गया, लिखना ही बेकार। मतलब HCF हमारा कितना बनेगा, 1 बनेगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। या पूर्ण वर्ग वर्गमूल का क्वेश्चन इसमें कहां डाल दिया गया है, नहीं होना चाहिए। हम चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब जिस पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्या हमको बताना है जो किसी संख्या के वर्ग से नहीं मिली हो। जैसे 81 है, 81 9 के वर्ग से है, 100 10 के वर्ग से है, 144 12 के वर्ग से। यही एक संख्या है जो किसी के वर्ग से नहीं है।
ये एक संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो गया। इतना तो आपको याद रहना चाहिए, लगभग 1 से लेके 20 तक का वर्ग और वर्गमूल ना दोनों याद रहना चाहिए। अगर आप सीटेट के लिए लगे हैं तो कम से कम 1 से लेके 20 तक तो मिनिमम, अगर 30 से 50 तक आपके याद है तो अति उत्तम है, लेकिन 1 से 20 तक, 1 से 20 तक आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए और याद रहना चाहिए हमेशा। मतलब क्वेश्चन दिखे कि नहीं, आपका दिमाग वहां दौड़ जाना चाहिए, हाँ ये चीजें हैं। क्लियर ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 999 का अभाज्य गुणनखंड है। 999 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, मतलब हमको ऐसा गुणनखंड देना है जिसमें आने वाले सभी क्या हो? अभाज्य संख्याएं हो। आने वाली संख्याएं क्या हो? अभाज्य संख्याएं हो। अब ध्यान दो, यहां पे अगर 9 और 1 1 11, पहले ऑप्शन पे आते हैं। 3 3 है, 3 की पावर 3 है, इंटू 37 है। अब 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हिंदी मीडियम इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन वही जो ऐसे हम कर लिख के ऐसे डिब्बे में काटते जाते हैं लगातार, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 999 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अब देखो, अगर हम 3 से शुरू करें इसका डिवाइड करना, तो हम एक लिमिट तक जाएंगे। 999, 3 3 3 3, फिर से 3 से किया 1 1 1, यही तो होगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यही होगा पक्का। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर से 3 से इसको फिर से काट सकते क्योंकि इनका सम क्या है? 3 आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 7 जा, सॉरी 3 लिखना चाहिए था हमको। 3 3 जा 9, 3 7 जा। अब ये 37 प्राइम है तो 37 से ही डिवाइड हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको किसी अनदर नंबर से डिवाइड, 27 से डिवाइड कर दूं, 27 37 जा, मतलब 27 इंटू 37। एक्चुअल में देखा जाए तो 27 ये 3 का पावर 3 ही है, तो मतलब 3 का पावर 3 और 27 सी वाला ऑप्शन का 27, ये दोनों सेम सेम है। 37 37 सेम सेम है। 9 और 111 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है, 9 3 से विभाजित हो जाता है। तो बी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, मतलब कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि डी बोलता है ए और सी। डी क्या बोल रहा है? ए और सी दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो जब ए और सी दोनों के बारे में बात कर रहा है, दैट मीन्स आपका क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताओ भाई, इसमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? इसमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताओ। -1, 0 या 1, या इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली उलझाने वाली कंडीशन का हो जाता है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी? अब अगर हम इसके हिसाब से निम्नलिखित जो बात करें, इनके हिसाब से देखें, मतलब जो नीचे लिखा गया है, इनमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 समथिंग, उसमें माइनस वाली कंडीशन नहीं रहती है, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? 0 है, तीसरा ऑप्शन 1 है, लास्ट में कोई ऐसी संख्या नहीं है। अगर पूछा जाए कि सब क्वेश्चन इतना बनाया जाए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है ना, अगर इतना सवाल पूछा जाए, तब तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
लेकिन अगर अपन निम्नलिखित में मतलब जो लिखा गया है इसमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो उसमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर नाउ, समझ में आया। देखो इसी सवाल में दो गलतियां फटाफट हो जाती हैं। पहली गलती, हम क्या करें, निम्नलिखित में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारे दिमाग में कभी कभी स्ट्राइक करता है कि हमने तो पढ़ा था कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी जाती है, अनंत जाती है, इतना पढ़ रखा था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान दो तो निम्नलिखित में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी, मतलब जो दिया गया, जो लिखा गया है उसमें से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी हो रही है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पूरे पूर्ण संख्या में से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया जो लिखा गया उसमें से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो कौन सी है, 1 है। क्यों, -1 आपके पूर्ण में आएगा नहीं, पूर्णांक में आएगा। 0 आपकी पूर्ण संख्या है बट क्या है, 1 से छोटी है, 1 उससे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 1 हो गई। क्लियर, डन। ऐसी कोई संख्या नहीं, कब होगा, जब सिर्फ सवाल पूछा जाएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तब क्या होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है। क्लियर नाउ, डन। आगे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अंडर रूट एन अपरिमेय है, अगर अंडर रूट एन अपरिमेय है तो यन अवश्य होगा। हाँ भाई, ये सवाल गजब का है, यन अवश्य होगा। अगर आपको याद हो, हमने चौथा रूल बताया था, हमको अगर किसी संख्या का वर्गमूल मिल जाए या किसी संख्या का घनमूल मिल जाए तो वह संख्या किसके अंडर में आती है, परिमेय के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है, परिमेय के अंडर में आती है। ये मैंने बताया था, आपको बताया था। लेकिन जैसे उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे अपरिमेय में, जैसे मैंने लिखा था √2, √3, √5, ये सभी संख्याएं किसके अंडर में थी, अपरिमेय के अंडर में थी। किसके अंडर में थी, अपरिमेय के अंडर में थी। अगर ये संख्याएं अपरिमेय के अंडर में थी, ये संख्याएं जैसे 4 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, ये सब परिमेय के अंडर में थी। तो ध्यान दो कि अगर √n अपरिमेय है तो यन कैसा है, यन देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ऐसी संख्या आ रही है जो वर्ग नहीं हो रही, जो वर्ग नहीं बना पा रही है या वर्ग नहीं बन पा रही। किसी संख्या का वर्ग, जैसे 2 किसी का वर्ग नहीं बनता, 3 किसी का वर्ग नहीं बनता, 5 किसी का वर्ग नहीं बनता, लेकिन 4 देखो यहाँ पे किसी का वर्ग बन गया तो परिमेय हो गया। 27 जो है किसी का घन बन गया, 3 का घन बन गया, परिमेय हो गया। समझ में आ रही, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है। 4 क्या है, 4 एक वर्ग बन गया, जब 4 वर्ग बन गया तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। 27 किसी का घन बन गया तो क्या हुआ, परिमेय हो गया। लेकिन यहाँ पे आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब पे अगर आप ध्यान दो तो कोई भी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं बन रही है, मतलब ये क्या है, अपूर्ण वर्ग है। क्या है, अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, पूर्ण वर्ग वाले परिमेय में आ जाएंगे। अभाज्य का तो हम क्लियरिफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम √6 की बात करें, √6 जो है, जहां पे ये 6 लिखा है, ये अभाज्य नहीं है, ये 2 से 3 से विभाजित है, 2 3 6 से विभाजित है, मतलब अभाज्य तो नहीं हुई है। इसका मतलब अभाज्य भी नहीं बोल सकते, पूर्ण वर्ग भी नहीं बोल सकते, सम संख्या भी नहीं बोल सकते। क्यों, ये 3 और 5 आप देख रहे हैं, ये विषम संख्याएं हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, भैया सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर नाउ, समझ में आ रही है सभी को बातें, डन। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, आप लोग फटाफट रिप्लाई करते रहो।
चलो भाई बताओ फटाफट, कौन सी संख्या समाप्त दशमलव देती है? कौन सी संख्या समाप्त दशमलव देती है? समाप्त दशमलव का सेंस क्या हुआ? जो दशमलव के बाद, जब हम उनको डिवाइड करना शुरू करें, दशमलव के कुछ नंबर बाद, दशमलव के कुछ अंकों पे जाके क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे कौन सी संख्या है? बताओ फटाफट, फटाफट कमेंट करो भाई सभी लोग, फटाफट तेजी से, चलो फटाफट। वह कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या जो समाप्त दशमलव देती है? फटाफट बताओ भाई, कौन सी संख्या है जो समाप्त दशमलव देती है? क्या भाई किसी का जवाब नहीं आ रहा है? कौन सी संख्या है जो समाप्त दशमलव देती है? चलिए बताते हैं, कौन सी संख्या है जो समाप्त दशमलव देती है? भाई कैसे फाइंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, समाप्त दशमलव का सेंस हुआ कि दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके विभाजित हो जाए। अब 2/3 की बात करें तो मतलब 2 को 3 से भाग दे दो, 0.18, 2, 3×18, 3×18, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो समाप्त दशमलव देती है, पॉसिबल है समाप्त दशमलव देने का? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, मतलब पहला खत्म हुआ, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 7 को 20 से भाग दे दो, कितना आएगा? 70, 20 तिहाई 60, 10 बचा, जीरो लगाया, 20×5 = 100, ये क्या हो गया? विभाजित हो गया। मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी तीसरे चौथे को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया ना। अगर आपके पास कोई ऑप्शन जल्दी सही हो जाता तो आपको टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी एग्जाम में आपको टाइम खर्च करने, टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पे डिवाइड किए, मिला आपको, सेकंड ऑप्शन मिला, आप तुरंत आगे बढ़ जाओ। रीजन क्या है? अगर उससे ज्यादा ऑप्शन आपके सही वहां पे मिल रहे हैं, उससे ज्यादा ऑप्शन आपके सही वहां पे दिख रहे हैं, तो वो बोर्ड की जिम्मेदारी है, बोर्ड अपना मैनेज करेगा, उसके मार्क्स आपको पूरा मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर नाउ? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा गया, मतलब इसमें 3 कथन हमारे क्या है? गलत है। √5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि 5 किसी का वर्ग नहीं बनता है। ये क्या है? अपूर्ण वर्ग है। अभी पीछे हमने सिखाया, अपूर्ण वर्ग है। √16 अपरिमेय है? भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16 जो है 4 का वर्ग बनाता है, 4 का वर्ग बनाता है, और क्या बन जाएगा? परिमेय बन जाएगा। √25 पूर्णांक है? √25 पूर्णांक है? हाँ भाई, √25 एक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये 5 आता है। √25 क्या है? एक पूर्णांक है, क्योंकि ये 5 लिखा जा सकता सीधा सीधा। √49 अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 49 7 का वर्ग होता है। √49 क्या होता है? 7 का वर्ग होता है। मतलब ये ऑप्शन गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका भाई? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि किसी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो तो वह होगी। किसी के 2 गुणनखंड कब थे? जब वह संख्या प्राइम थी। प्राइम मतलब अभाज्य। अभाज्य संख्या के पास ही 2 गुणनखंड होते, एक और स्वयं। एक और स्वयं के अलावा उसके पास कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो वह संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन है। सॉरी, सभी को सॉरी। हाँ,
उस क्या है, अभाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर में क्या था, 1 एंड इटसेल्फ, या एक या स्वयं से विभाजित हो जाए वही संख्या आपकी क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें सभी को? डन, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम तथा अभाज्य दोनों, सम और अभाज्य, अगर याद हो अभी पीछे हमने किसी क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया था, वह कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है? तो कौन थी? दो थी, दो ऐसी संख्या थी जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सभी संख्याएं क्या है, विषम है और अभाज्य है। बाकी सभी संख्याएं क्या है, विषम और अभाज्य है। यही एक संख्या ऐसी है जो सम और अभाज्य है। क्लियर नाउ? तीसरी, अगला क्वेश्चन, यदि a एक पूर्णांक है तो a अपान 1 सदैव होगा। अगर a एक पूर्णांक है, पूर्णांक चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, ठीक है, अगर वह धनात्मक है या ऋणात्मक है, पूर्णांक है, अगर वह पूर्णांक है तो a अपान 1 क्या होगा? बताओ भाई, a अपान 1 क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी? बताओ, अगर 1 a अपान 1 लिख दिया जाए, a अपान 1, तो अपान 1 मतलब p अपान q के रूप में लिखा गया, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिंपल सी बात है, तो अगर अपान 1 है तो अपरिमेय तो होगा नहीं, क्योंकि वो संख्या स्वयं खुद आ जाएगी, मतलब वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जा रही है। प्राकृतिक हो नहीं सकती क्योंकि वो p अपान q में लिखी नहीं जा सकती। अभाज्य, अभाज्य होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम क्लियरिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा हमारा a कैसा है, a भाज्य है या अभाज्य है। अगर a हमारा भाज्य हुआ या अभाज्य हुआ तो उस हिसाब से हम डिसाइड, मतलब अभाज्य में क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन परिमेय हम बोल सकते हैं कि 100% श्योर वह संख्या परिमेय संख्या होगी। हम श्योरिटी से क्या बोल सकते हैं, वह संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, 100% श्योर। डन, क्लियर नाउ? चलिए आगे बढ़े भाई, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? अभी मैंने पीछे बताया था कि अंडर रूट में अगर कोई निगेटिव संख्या, नकारात्मक संख्या या माइनस वाली संख्या रखी जाए, वह हमेशा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। कौन सी संख्या होती है? कॉम्प्लेक्स, मतलब सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या होती है। और अगर सम्मिश्र संख्या है तो वो वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर नहीं हो सकती। रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है तो कौन सा है? नहीं पूछा गया ना, हमारे हमसे निगेटिव पूछा गया, तो अंडर रूट -16 हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा। क्लियर नाउ? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी हो और प्राकृतिक संख्या 1 होगी, क्योंकि जीरो तो हमारा होगा नहीं। क्या जीरो कंटेन करेगा? बिल्कुल नहीं, जीरो उस हमारे हिस्से में आता ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। पहले ही लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, पहले दिन के लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है कि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या के अंदर में नहीं आता है। और जब जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर में नहीं आता है तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो गई, 1 हो गई। क्लियर नाउ? डन, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम समान हो, किसी संख्या का एलसीएम भी वही हो, एचसीएफ भी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी वही हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही हो, दोनों वही हो, मतलब सेम सेम हो, किसी का एलसीएम भी वही हो और एचसीएफ भी वही हो, तो दोनों संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं क्या हो सकती भाई, सेम सेम हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी चेंज हुआ, अगर दोनों संख्याओं में, जैसे मान लो 2 और 3 ले लिया मैंने, या 5 और 7 ले लिया मैंने, अगर दो अलग अलग संख्याएं लिया तो ऐसी कंडीशन तो होगी नहीं एचसीएफ एलसीएम सेम सेम मिल जाए। एलसीएम एचसीएफ आपको सेम कब मिलेगा, जब दोनों संख्याएं समान होंगी, मतलब हमारे वह संख्या कैसी है, दोनों संख्याएं समान है।
ये तो छोटा सा लॉजिक है, क्लास 5 6 में पढ़ाया जाता है जब एलसीएम एचसीएफ आपको सिखाया जाता है। अगर दो संख्याएं सेम हो, जैसे दो दो और दो का एलसीएम लेना हो, दो ही आएगा। लोएस्ट कॉमन, सॉरी, दो का अगर लेना है, वन को छोड़ के लेंगे। एचसीएफ लेना है तो दो एक कम दो, तब भी दो ही आ रहा है। तो मतलब दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है। अगर सेम संख्याएं हैं, समान संख्याएं हैं, तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम समान आता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या नकारात्मक पूर्णांक है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नकारात्मक पूर्णांक है? नकारात्मक मतलब क्या, नेगेटिव। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इतना टुच्चू क्वेश्चन इस सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, बट पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन संख्या नंबर सिस्टम संख्या और उसके प्रकार से। तो नेगेटिव कौन सा, पहला ही ऑप्शन है, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है। नकारात्मक पूर्णांक का मतलब, पहली बात तो पूर्णांक, इसको ध्यान देना, पूर्णांक की बात। पूर्णांक और नकारात्मक कौन सा है, 7 है, और कोई और किसी के पास नेगेटिव है ही नहीं है कि हम कुछ सोचें। और किसी के पास होता तो हो सकता है, कुछ सोचने की जरूरत पड़ सकती थी मे बी, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई है, चांस ही नहीं है। क्लियर नाउ? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंडर रूट 64 किस प्रकार की संख्या है? अंडर रूट 64 हमारी किस प्रकार की संख्या है? भाई 64 है, अंडर रूट के अंडर में रखी गई है, इसको अगर निकालेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, 8 आपका क्या है, प्राकृतिक भी है, पूर्णांक भी है, प्राकृतिक भी है और पूर्णांक भी है। अपरिमेय तो बिल्कुल नहीं है, तो मतलब ए वाला चांस तो खत्म हो गया। 8 जो है आपका प्राकृतिक भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। परिमेय इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो मतलब हमारा बी भी सही है, सी भी सही है, और बी और सी दोनों सही है, तो बी और सी दोनों के लिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात है? बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, टफ है। आई थिंक मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती बीच में पढ़ाते पढ़ाते। अगर ऐसा कोई इशू है तो आप डायरेक्टली उसको इंटरप्ट कर सकते हैं कि सर स्पीड बढ़ रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 64 किस प्रकार की संख्या है? 64 अंडर रूट के अंदर में लिखा है, और 64 किसी संख्या का वर्ग है, तो परिमेय संख्या हो गई। इसको अगर वर्गमूल इसका निकाल लेते, 8 आ जाएगा। 8 एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, जिसमें से हमारे पास दो ऑप्शन है, पूर्णांक और प्राकृतिक। अपरिमेय तो होने से रही, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है भाई बता दो बाबू भैया, कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय क्या है, ये दशमलव के बाद खत्म है। 9/4 अगर डिवाइड करें तो 4 को 9 से भाग दिया, 9 9 चौके 36, ये 4 4 रिपीट करता जाएगा, मतलब हमेशा 4 4 4 4, मतलब 4 बार हो जाएगा ये। ठीक है, -7 अपरिमेय के अंडर में आएगा क्योंकि ये पूर्णांक है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, अंडर रूट 3। क्यों हमने बताया था अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या रखी हो जो पूर्ण वर्ग न बन रही हो, किसी संख्या की अपूर्ण वर्ग हो, तो वह संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही गया भैया, पहला ऑप्शन ही सही चला गया। डन, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखो क्या है सवाल अगला आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी भी दो क्रमागत पूर्णांकों का एचसीएफ होगा? बताओ भाई। अब इसलिए हम थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, इस तरह के कई क्वेश्चन और कई बार हमने बता दिया कि क्या होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी दो क्रमागत पूर्णांक का एचसीएफ क्या होगा? किसी दो क्रमागत, अगर आपको याद हो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, किसी दो क्रमागत संख्या हमेशा क्या होती है, सह अभाज्य होती है। क्या होती है, सह अभाज्य होती है, मतलब को प्राइम होती है। क्या होती है, को प्राइम होती है। को प्राइम की शर्त हमने क्या बताया था, इसका जीसीटी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मतलब इनके गुणनखंड में कॉमन सिर्फ कौन आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और एचसीएफ क्या होता है, उनके गुणनखंड का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब उनके फैक्टर्स का सबसे बड़ा कॉमन नंबर। और सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन आ रहा है, किसी दो क्रमागत पूर्णांकों का एचसीएफ क्या होगा, तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना। हमने बताया था अगर क्रमागत है तो सहभाज्य है, सहभाज्य है तो कॉमन 1 आना चाहिए, एचसीएफ भी 1 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला ऑप्शन सही हुआ। अगर एचसीएफ है तो क्या
क्लियर हुई बातें कि नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, दो क्रमागत पूर्णांक होंगे तो क्या होंगे? सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य का मतलब को प्राइम या जीसीडी जिनका 1 आना चाहिए, जिनका कॉमन मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तभी होगा। तो क्रमागत अगर उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF 1 आ रहा है तो कौन होगा? 1 ही है। क्लियर ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य है? क्या इसमें और भी कोई असमंजस की बात है क्या? प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। अरे काहे विषम होगी भाई? जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी सब विषम विषम होगी है? एक अभाज्य संख्या ऐसी है दो जो कि सम है। एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो कि है दो जो कि सम है, मतलब पहला तो खत्म हो गया। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। हाँ बिल्कुल, दो इकलौती ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती है। प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य होती काहे को भाई? जितनी विषम संख्या सब अभाज्य काहे हो जाएंगी? 9 आपकी एक विषम संख्या है, लेकिन क्या है? 1 3 9 विभाज्य है, ये है कि नहीं? इस स्वयं के अलावा एक गुणनखंड इसका मिला कि नहीं मिला? है कि नहीं? प्रत्येक संयुक्त संख्या सम होती है। अरे काहे सम होंगी भाई? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आई चीजें? क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट? डन। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। जितना हम लोगों ने अभी तक टॉपिक डिस्कस किया था, जितने टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए आज? 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, ये एक क्वेश्चन आपके जो टॉपिक्स हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे थे। तो जिनको किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो वो बेहिचक आप आपको डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टेक्ट्स, सारे सोशल मीडिया सब आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके या वेबसाइट पे जाके www.infinitymind.online पे आप विजिट करके आप वहाँ से क्वेरी रेज कर सकते हो। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या है? सिर्फ आपको जाना है www.infinitymind.online में, वहाँ पे आपको इनरोल होना है, फ्री कोर्स में जाना है। फ्री कोर्स में जाके आपको लॉग इन कर लेना है। आपके 6 महीने में, मतलब आपके सितंबर एग्जाम के आगे, मतलब नियर अबाउट 6 महीने एग्जाम वैलिडिटी के साथ आपको ये पूरा कोर्स मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये पूरा फ्री कोर्स है, कोई पेड कोर्स इसमें आपको पे नहीं करना है। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.infinitymind.online, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9696726252, और यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड पे आप जाकर विजिट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के लिए। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे विभाज्यता के नियम पर। अगला टॉपिक किस पे डिस्कस करेंगे? विभाज्यता के नियम पे, उसके रूल्स डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद सभी को, नमस्कार।